स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। केवीएस 2023 परीक्षा की तैयारी में पीआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके 4 विषय हैं उसमें से पर्यावरण भी 20 अंक के प्रश्न आपसे पर्यावरण के पूछे जाएंगे, जिसमें आज हमारी ये 6ठी क्लास है और इसमें आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे जंतु यानी एनिमल्स को। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। इससे पहले 5 वीडियो और किए हैं हमने थ्योरी पर पर्यावरण की, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इनके पीडीएफ्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़कर भी आप इन पीडीएफ्स को ले सकते हैं 9717887881 पर। देखो, जो आपके इसमें थीम्स दिए हुए हैं पर्यावरण के सिलेबस, जो आपका सिलेबस बनाया हुआ है केवीएस का, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जंतु नाम का टॉपिक है, एनिमल नाम का जो टॉपिक है, इसमें हम जो सीटेट स्तर तक का पढ़ते हैं वो तो पढ़ेंगे, उससे आगे तक का भी अध्ययन करेंगे हम। तो आज हम बात जंतुओं की करेंगे। ये हमारा पूरा टॉपिक एनिमल्स पर आधारित यानी जंतुओं पर आधारित होगा, उनकी विशेषताओं पर आधारित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो जंतुओं का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है। अगर हम जब जंतुओं का अध्ययन करते हैं यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं तो ये कौन सी ब्रांच है विज्ञान की? ये है जूलॉजी। इसी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। और जंतु विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? ये हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। इनकी बड़ी एक फेमस किताब है, किसकी? अरस्तु की एक किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम की जो किताब है अरस्तु की, इसी किताब के अंतर्गत या इसी किताब के अंदर इन्होंने जंतुओं की रचना, उनका स्वभाव, जनन प्रजनन के बारे में वर्गीकरण किया है जंतुओं का। किसने? अरिस्टोटल, अरस्तु ने। तो इंपॉर्टेंट तथ्य है ये आपके लिए। अब जंतुओं का वर्गीकरण हम डिस्कस करेंगे आपसे कि जंतुओं को किस किस टाइप से हम विभाजित कर सकते हैं या कैसे उनको देख सकते हैं। भाई, विभाजन, जंतुओं का वर्गीकरण करने के भी कई आधार हैं। ठीक है, जंतुओं का वर्गीकरण उनकी शारीरिक संरचना यानी वो देखने में कैसे हैं, उनकी जो शरीर की बनावट है उसके हिसाब से भी हम डिवाइड करते हैं। वो क्या खाते हैं, किस तरह का उनका भोजन है, इस हिसाब से भी किस तरह के आवास में रहते हैं वो, और उनका स्वभाव या उनकी उपयोगिता क्या है। कई आधारों पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से प्रश्न बन जाता है आपकी परीक्षा में। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी इसके पास होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग हमने टाइप्स आपको बताया, अभी डिस्कस करेंगे हम। पहले हम देख रहे हैं उनकी शारीरिक संरचना। देखो, आपने कुछ जंतु ऐसे देखे होंगे जिनकी शारीरिक संरचना अगर आप देखें काफ़ी आकार उनका जो है काफ़ी बड़ा होता है, शारीरिक संरचना उसकी काफ़ी बड़ी होती है, उसके हिसाब से भी हम देख रहे हैं। तो एक होते हैं कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु को आप बोलते हैं वर्टेब्रेट। भैया, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियोस आपको मिल रही हैं या जो भी लाइव हमारा चलता है उसमें आप सेशंस को लाइक और शेयर कर दिया करें अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी और क्लासेस भी आपके लिए लेकर के आई जाएँ। तो जो वर्टेब्रेट होते हैं ये ऐसे जंतु होंगे जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी, याद रखेंगे इसको, जिनमें रीढ़ विकसित होती है, डेवलप होती है। यानी इन जंतुओं में अस्थियों एवं उपास्थियों से बना हुआ कंकाल, स्केलेटल पाया जाता है। तो कशेरुकी जंतु वो होते हैं जिनमें अगर आप देखें रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, चलिए, तो इनमें अगर आप स्ट्रक्चर से देखेंगे तो इसमें आप गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य, यानी स्ट्रक्चर से आप देखकर पता लगा सकते हैं कि इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अकशेरुकी जंतु क्या होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जिनमें अस्थियां या उपास्थियां नहीं पाई जाती हैं। और इसको आप मेरुदंड भी बोलते हैं, जो आपकी जो अस्थि जिसे हम रीढ़ कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें अस्थियां और कंकाल नहीं पाए जाते हैं इन अकशेरुकी में जो होते हैं, इनवर्टेब्रेट में। तो ये भी याद रखेंगे, इनवर्टिब्रेट में जो है ये क्या होते हैं? इनमें अस्थियां नहीं पाई जाती हैं, हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। जैसे इनमें दीमक है, केकड़ा है, बिच्छू हैं, ये सब क्या हैं? अकशेरुकी हैं। जितने भी कीट पतंगे हैं, झींगा, घोंगा, ऑक्टोपस, स्टारफिश, इन सब में नहीं पाई जाती। और एग्जाम्पल पर भी आप इनको ऐड कर सकते हैं। चलो, एक तो वो एग्जाम्पल हो गया। अब पोषण के आधार पर देख लो, पोषण न्यूट्रिशन के आधार पर कि अपने भोजन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, स्वपोषी होते हैं एक तरह, तो इसको आत्मपोषी या स्वपोषी बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ये हमने आपको एक क्लास में और भी समझाया था। ठीक, हमने शुरुआत में डिस्कस किया, संरचना के आधार पर देख लिया। अब हम पोषण, किस तरह का भोजन करते हैं जंतु, उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो इसमें जंतुओं का ये ऐसा वर्ग है
इसमें ऐसे जंतुओं को रखा जाता है जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अपने भोजन का निर्माण स्वयं करने वाले जो जंतु हैं वह स्वपोषी या आत्मपोषी कहलाते हैं। यहाँ तो हम जंतुओं को पढ़ रहे हैं, अगर आप देखें तो इसमें पौधे भी क्या होते हैं। अगर आप अलग से प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो हमने आपको बताया था पौधे भी क्या होते हैं, ये प्लांट्स भी आपके ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं, लेकिन हम यहाँ जंतुओं की बात कर रहे हैं। तो पौधे तो अलग हैं, लेकिन हमने बता दिया कि ऑटोट्रॉप में प्लांट भी होते हैं, बट जंतुओं की बात करेंगे जंतु में कौन कौन से ऑटोट्रॉप होते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल है युगलीना। युगलीना ऐसा जंतु है, ये आत्मपोषी एक तो ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल या हम कहेंगे इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए आवश्यक होता है। तो यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है युगलीना। जो जंतु होते हैं, जो जंतु और जो पादप हैं, प्लांट हैं, जंतु और पादपों के बीच की ये एक संयोजक कड़ी कही जाती है इसको। किसको? युगलीना को। संयोजक कड़ी, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरे हैं परपोषी, इनको बोलते हैं इंग्लिश में हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? इसमें सभी प्रकार के वो जंतु आएंगे जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो जितने भी जंतु हैं सारे के सारे अपने पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, मानव तक जो है, मानव हैं और बाकी जो जानवर है, शेर, कुत्ता, बिल्ली, सब अपने भोजन के लिए दूसरों पर ही डिपेंड करते हैं, अपने आप स्वयं नहीं, इनके भोजन की बंदोबस्त नहीं हो पाता। इसके अलावा है एक कोशिकीय जंतु, इनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर। आप जानते हैं जो हमारी संरचना है या जीव जितने भी बने होते हैं वो छोटे छोटे सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो केवल एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, वो कहलाते हैं एक कोशिकीय जंतु या यूनिसेल्युलर एनिमल्स। दूसरे होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, इनको बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो जब किसी भी जीव में एक ही तरह की कोशिका या एक प्रकार की कोशिका से जो जीव बने होते हैं वो एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर, उनको हम बोल देते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर आप याद रखेंगे, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा एक कोशिकीय है, कौन सा बहुकोशिकीय है। अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीवाणु है ये। ठीक है, सॉरी, अमीबा है। इसके अलावा जो जीवाणु होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये भी आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ रखेंगे, बैक्टीरिया। इसके अलावा पैरामीशियम है, ठीक है, पैरामीशियम है, युगलीना है, ये सब यूनिसेल्युलर हैं, एक कोशिकीय हैं। ठीक है भाई, इतने तो आपको याद रखने हैं। ये बहुकोशिकीय की बात कर लेते हैं। ये बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे जो कीट पतंगे होते हैं ये आपके मल्टी सेल्युलर हैं, मछली मल्टी सेल्युलर होती हैं। ठीक, जो रेप्टाइल्स होते हैं उभयचर, ठीक, ये भी मल्टी सेल्युलर होते हैं। सरीसृप जो होते हैं, सरीसृप, ठीक, सरीसृप होते हैं, स्तनधारी भी होते हैं, मैमल्स, स्तनधारी। ठीक, यानी जो मनुष्य है वो क्या है, मैमल है, स्तनधारी है। तो ये भी मनुष्य में भी जो है कई प्रकार के सेल्स, कोशिकाएं होती है। तो मानव भी किस में आएगा, बहुकोशिका में। और इसमें स्पंज, इसका भी एक एग्जाम्पल है। अगला देखो, प्रजनन के आधार पर, ठीक है, प्रजनन जो होता है जंतुओं में, उसके आधार पर भी दो टाइप में बांटा जाता है। एक होते हैं अंडायुज, अंडायुज, दूसरे होते हैं जरायुज। जो जरायुज हैं या इसको जरायुजता बोलते हैं, इसको विविपैरिटी बोलते हैं हम। तो विविपैरस आप कह सकते हैं इसको, विविपैरस या विविपैरिटी, किसको, इस वर्ग में जो बच्चा देने वाले जंतु होते हैं। प्रजनन आप देखेंगे जब जीवों में होता है और वो बच्चा देते हैं, तो जैसे हाथी हैं, गाय हैं, तो जो भी जानवर जीव जो है बच्चा देगा वो किस कैटेगरी में आएगा, विविपैरस में। दूसरे होते हैं अंडायुज, जो ऐसे जंतु भी होते हैं जो केवल अंडा देते हैं, अंडे से उनके बच्चे बाहर निकलते हैं। छिपकली अंडे देती हैं, मेंढक अंडे देता है, पक्षियाँ जो होते हैं वो अंडे देते हैं। कुछ बात करेंगे निवास स्थान के आधार पर, यानी अभी बेसिक आपको इंट्रोडक्शन एक तरीके का हम आपको करवा रहे हैं अभी। ठीक है, तो स्थलीय कुछ जंतु ऐसे हैं जो स्थल पर रहते हैं, स्थल मतलब ज़मीन, भूमि पर। तो ज़मीन पर पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनको स्थलीय जंतु हम बोल देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मनुष्य, छिपकली, चूहा, बंदर, आपने देखा होगा कुछ अलग अलग कैटेगरीज में हम जो जीव जंतुओं को पढ़ रहे हैं, अलग अलग वर्गीकरण जो किया गया है वो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर अलग किसी दूसरे टाइप में। ठीक है, लेकिन आप ये जानते हैं कि एक जंतु के कई तरह की विशेषताएं होती हैं, कई तरह के फीचर होते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल भी ये मत करिए कि ये नहीं सोचिएगा कि इस कैटेगरी में मनुष्य है, वहाँ पर स्तनधारियों में भी मनुष्य है ना, तो आप नहीं सोचेंगे। जैसे रेंगने वालों में रेप्टाइल में फिर छिपकली पहुँच जाएगा। तो ये आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए है। ठीक, जलीय जंतुओं में जो जल में पाए जाते हैं, ठीक, एक होते हैं स्तनधारी, ठीक है, मैमल्स जो होते हैं
ऐसे जंतु हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें गाय, हिरन, चूहा, ये अभी आगे इनके फीचर्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ अलग टाइप से भी और डिवाइड किया जाता है, जैसे शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी को आप बोलते हैं ये केवल पौधों को ही खाते हैं। ऐसे जानवर, जंतु जो है कुछ पौधों को ही खाते हैं। ठीक, यानी जैसे गाय हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, ऊँट हैं, घोड़े हैं, ये सब जो है ये शाकाहारी जीव है या जंतु हैं। मांसाहारी क्या होते हैं, जो केवल जंतुओं को ही खाते हैं, चीता, भेड़िया, ये सब। सर्वाहारी ओमनिवोर्स हैं, ये जंतु और पौधे दोनों को खा सकते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, चूहा भी। ठीक है, तो कौवा, चूहा, कुत्ते, बिल्ली, ये सब किस में आएंगे, ओमनिवोर्स में। इसमें एक फैक्ट और याद रखेंगे आप कि जो चमगादड़ हैं, व्हेल मछली, सील मछली, ये बच्चों को जन्म देती है, ना कि अंडे देती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर डिस्कस कर। कुछ अब डायरेक्टली फैक्ट देखेंगे। अब ये जंतु जो होते हैं, जंतु इंद्रियां सभी में पाई जाती हैं। इंद्रिया सेंसेस क्या होती हैं, जो सेंसेस 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये जो है 5 सेंसेस होती हैं जंतुओं के पास में। इन्हीं के थ्रू जो है ज्ञान अर्जन करते हैं जंतु। ज्ञान का मतलब है जो भी जिस तरह का भी समाज में ये जीवित है, वो क्रियाएं अपनी इन्हीं के माध्यम से करते हैं। सभी जीव जंतु इंद्रियों की सहायता से जितने भी कार्य हैं उनको कर लेते हैं। जैसे आप बाज, गिद्ध और चील बताओगे, ये एक ही जैसी, एक ही कैटेगरी के लगते हैं। अगर आप इनकी दृष्टि देखोगे, इनकी साइड देखोगे, तो इंसान से भी 4 गुना तेज स्पीड से ये इनकी दृष्टि होती है, या 4 गुना अधिक दूरी का ये देख सकते हैं और अपने शिकार को बहुत दूर से पहचान लेते हैं। जैसे चींटियों की अगर आप बात करोगे, चींटियाँ जो हैं एक तरीके से समूह में चलती हैं, अपने ग्रुप में चलती हैं। आपने देखा एक चींटी चल रही है तो उसके पीछे कई सारी चींटियाँ ऐसे ही चलती हैं एक लाइन में। वो इसलिए एक लाइन में चलती हैं क्योंकि वो आगे जो चींटियाँ होती हैं वो अपनी गंध छोड़ती जाती हैं और उस गंध को फॉलो करते हुए बाकी चींटियाँ उसका अनुसरण करती हैं। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों को उनकी गंध से पहचान कर लेते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा होता है। मनुष्य है, मच्छर है। मच्छर आपने देखा होगा मनुष्य के पैरों के आसपास जो है हमेशा जो है जब आप बैठे होंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पैर में काट लेते हैं। तो मनुष्य जो है शरीर, जो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य के शरीर में जो पैर की गंध होती है, तलवों की जो गर्मी होती है, उससे मच्छर जो है ढूंढ लेते हैं। ठीक, तो शरीर की गंध और जो तलवे की गर्मी से अंधेरे में ढूंढ लेते हैं मच्छर इंसानों को। सांप सुनता नहीं है, लेकिन ज़मीन में जो वाइब्रेशंस होती हैं उसकी मदद को वो महसूस करता है, उसकी कंपन को महसूस कर। पक्षी वाला टॉपिक हालांकि हम कर चुके हैं। ठीक है, तो पक्षी क्या है, 2 भिन्न भिन्न दिशाओं में वस्तुओं को देख सकते हैं। इंसान एक बार में दोनों आंखों से अपनी जो है सिर्फ और सिर्फ क्या देख सकता है, एक ही वस्तु को देख सकता है या जो उसके सामने होगी। लेकिन जंतु में अगर पक्षियों की हम बात कर रहे हैं तो ये 2 भिन्न भिन्न दिशाओं में देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर जो है आंखें होती हैं। जैसे अगर हम बात करें हाथी की, तो हाथी के जो कान काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो हाथी के कान जो है अगर आप देखें, सुनने के साथ साथ उनसे वो हवा भी करते हैं। तो हाथी का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इन अंगों की मदद से नियंत्रित रहता है। जैसे कुत्ता है, बाघ, शेर आदि, ये अपना मलमूत्र जहाँ जिस क्षेत्र में छोड़ते हैं उसकी गंध से अपने क्षेत्र की ये पहचान करते हैं। मेंढक, छिपकली, जीभ, और ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। जो रात में जागने वाले जंतु होते हैं और जो पक्षी होते हैं केवल सफ़ेद और काले रंग को ही देख पाते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट, ये याद रखेंगे। उल्लू हैं, रैकून है, इसमें अलग अलग जो जंतु हैं उनकी विशेषताओं को भी अब हम डिस्कस करें। अगर हम बात करें डॉल्फिन की, तो इसमें जो बताने वाले ये वाले अभी चिंपैंजी, स्लॉथ, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे डॉल्फिन है, पानी के अंदर एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती डॉल्फिन। और आप जानते हैं भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, वो क्या है, डॉल्फिन ही है। जैसे व्हेल है, तो ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवों में शामिल है। सबसे बड़ा जीव पृथ्वी पर व्हेल है और स्तनधारी जीव है। ये मैमल है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्हेल क्या है, स्तनधारी है ये। ठीक है, ये बच्चों को जन्म देती है। गिलहरी जो है अपने दांतों को हमेशा घिसती रहती है। वो इसलिए घिसती क्योंकि उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ आपने देखा होगा चबाती रहती है। सांपों के कान नहीं होते। केंचुए के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसान के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि केंचुए जिस मिट्टी में रहते हैं उसको उपजाऊ बनाते रहते हैं। ये रेंग कर चलते हैं, मिट्टी को खाकर उसको ये उपजाऊ बनाते हैं। भाई जंतुओं के अपने अलग लाभ होते हैं और पर्यावरण के बड़े इंपॉर्टेंट घटक भी ये माने जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी अलग भूमिका होती है। जैसे मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो मधुमक्खी से हमें जो है शहद की प्राप्ति होती है और मोम की प्राप्ति होती है। मधुमक्खी से हमें वैक्स मिलता है। ठीक है,
और शहद, देखो कितना ज़्यादा गुणकारी होता है शहद, जिसकी हमें आवश्यकता या हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है शहद का अच्छा खासा स्तर पर। इसके अलावा रेशम के कीट, रेशम के कपड़े हम पहनते हैं, रेशम का यूज़ होता है टेक्सटाइल में। ठीक, लाख का कीट है, लाख प्राप्त होती है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख, मछली, इनसे दूध भी मिलता है। ठीक है, गाय भैंस से, बकरी से। इसके अलावा मुर्गी, बत्तख, इनसे अंडे मिलते हैं। मछलियों को भी भोजन में प्रयोग किया जाता है, भोजन किया जाता है मछली का, है ना। भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश, इनसे अगर हम बात कर रहे हैं तो भेड़ से जो है ऊन की प्राप्ति होती है ना। गाय, बैल, भैंस, हिरन, इन सब से जो है लेदर की प्राप्ति होती है। तो मतलब खच्चर, घोड़े और ये यातायात, मतलब ये इंसान ने अपने उपयोग में भी जो है इनको लेता है, इन जंतुओं को जो है एक तरीके से इनसे हमें लाभ भी प्राप्त होते हैं। जैसे चील, कौवा, गिद्ध हैं, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब क्या होते हैं, सफाई करने वाले जंतु होते हैं। आप देखेंगे रास्तों में कहीं घर के आसपास या बाहर भी देखेंगे तो जो गंदी चीज़ें होती हैं, जो हमारी वेस्ट मटेरियल होती है हमारे घर की जो है, उनको ये खा करके सफाई कर देते हैं, है ना। कुछ जानवर ऐसे हैं जो दवाई बनाने के कार्य में आते हैं। कुछ पेट होते हैं इनमें से, कुछ किसान मित्र हैं, जैसे केंचुआ, ये केंचुआ है, नोट, ये केंचुआ अभी हमने डिस्कस किया है। कुछ मनोरंजन के लिए भी हम प्रयोग में इनको लेकर के आते हैं। अब बात करते हैं कि करके डिस्कस करेंगे, जैसे मधुमक्खी पालन है। आपसे पूछा जाता है मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, इसको एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़्यादा की जाती है मधुमक्खी पालन। ठीक, और इसके मधुमक्खी पालन का जो उपयुक्त समय माना जाता है नवंबर से फरवरी का, और ये समय जो है सर्दियों का समय होता है लगभग, अगर आप देखोगे तो। और इस समय जो है मधुमक्खियों के लिए ये तापमान बड़ा उपयुक्त होता है। इस समय में ही, इसी मौसम में जो प्रजनन करने के लिए जो है रानी मक्खी होती है पूरे छत्ते में या ग्रुप में, इसमें वही सबसे ज़्यादा अंडे देती है। मधुमक्खी का पालन पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में किया जाता है। अब देखो इन्वायरमेंट या पर्यावरण पढ़ने का मतलब क्या है, या इसका मोटो क्या है, उद्देश्य का। इन क्लासों में, कक्षाओं में एक टीचर को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, या एक बालक को क्यों पढ़ाया जाता है इनको। बच्चों के जीवन में या हमारे जीवन में हमने देखा जंतुओं का अधिक महत्व है, तो बच्चों को भी, बालकों को भी इनसे अवगत कराना ज़रूरी है। भाई जब एक बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो उसके आसपास जो कुछ मौजूद है उसके लिए वो वातावरण है, वही पर्यावरण है। तो उसके आसपास जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसको सारी चीज़ों से अवगत कराया जाना ज़रूरी होता है। तो बच्चों का जंतुओं से परिचय अपने प्रारंभिक खेल कूद के दौरान ही हो जाता है। इस समय बच्चे जिन जंतुओं से परिचित होते हैं, जैसे घरों में आपने देखा होगा घरों के आसपास कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश, कबूतर, गाय, भैंस, इन सब से वो परिचित हो जाता है। जंतुओं के बारे में जानना बच्चों के लिए एक तरीके से वो अपने वातावरण के विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त करते हैं जंतुओं के माध्यम। और जब बच्चे प्रारंभिक अवस्था, शुरुआती उम्र में ही जब पालतू जानवरों को देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो उनके प्रति संवेदनशील भी होते हैं। तो बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो एक तरीके से पॉजिटिविटी जानवरों को लेकर उनमें आती है, जंतुओं से उनको लगाव होने लगता है। चलिए अब कुछ जीवों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं। रेप्टाइल्स इस प्रजाति के प्राणी धरती पर रेंग कर चलते हैं या सरक कर चलते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं। और यहाँ पर जैसे सांप है, ये क्या है, एक सरीसृप है, रेप्टाइल है। छिपकली भी रेंग के चलती, कछुआ भी धरती पर रेंग के सरक के चलता है। घड़ियाल हैं और मगरमच्छ हैं, ये सब सरीसृप के एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा रेप्टाइल है। कुछ कीटों के एग्जाम्पल क्या हैं, बिच्छू, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी। एलिफेंट के बारे में अब डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अब हमने जो है अलग अलग टाइप्स को देख लिया उनके, अब यहाँ पर हम जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जानवरों की विशेषताओं में देखें, हाथी के बारे में पहले बात करते हैं। तो हाथी जो है आप जानते हैं, हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा हाथी झुंड में ही रहते हैं। और जो एक बड़ा हाथी है, एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां भी खा लेता है। केवल 2 से 4 घंटे ये हाथी सोते हैं। और जो ये पूरा ग्रुप रहता है, हाथियों का जो झुंड रहता है, ठीक है, वो हाथियों के झुंड में जो उनका नेता या हेड होता है, वो एक बुजुर्ग या सबसे बड़ी हाथी नहीं होती है। जनरली जो है अगर आप देखेंगे एक ग्रुप में कितने हाथी होते हैं एक झुंड में, तो 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे एक झुंड में रहते हैं। तो हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, बाद में वो चले जाते हैं झुंड को छोड़ करके। और हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। हाथी जो है अगर आप देखें तो पसंद करते हैं, केले खाना बहुत पसंद करते हैं। हाथी को पसीना नहीं आता है।
लेकिन अगर आप देखें पूरी पृथ्वी में एक तो है स्थल मंडल और एक है जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है, ज़मीन वाला हिस्सा है, वहाँ पर सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? हाथी है। और वैसे अगर ओवरऑल पूरी पृथ्वी भी देखेगा तो व्हेल होती है, नीली व्हेल। सांप के बारे में बात करें तो भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें नाग है, एक दुबोइया सांप है, करेत है और अफाई है। ठीक, अगर हम बात करें, ये वाली 4 आपको याद रखनी है इसकी प्रजातियां सांपों की। सांप के काटने की दवा जो सीरम है, सीरम के जहर से बनती है। ये जो सेंटेंस है कुछ इस तरह से होगा, जो सांप के काटने की जो दवा है उसका सीरम होता है, ठीक है, जो सांप के काटने की दवा का सीरम है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है, ठीक है, सांप के जहर से ही इसको बनाया जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं और ज़मीन पर जो भी कंपन होती है उसको वो सुन पाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन ये भोजन को निगलते हैं। सांप, आपने देखा होगा, पूरे के पूरे भोजन को ऐसे ही निगल जाते हैं। गिलहरी की बात करेंगे, गिलहरी की विशेषताएं। गिलहरी की में एक विशेषता है कि उसके दांत हमेशा गिलहरी के बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण वो उन दांतों को घिसती रहती है, कुछ ना कुछ कुतरने में लगी रहती है गिलहरी। स्लॉथ की बात करते हैं, इस पर तो सीटेट में भी प्रश्न पूछा हुआ है। स्लॉथ भालू जैसा जानवर है, लेकिन ये पेड़ पर ही टंगा रहता है और ये लगभग 17 से 18 घंटे सोता है, 40 वर्ष तक जीता है और ये अपने पूरी ज़िंदगी में केवल 4 से 6 पेड़ों की ही पत्तियाँ खाता है। जिस पेड़ पर ये लटका रहता है या जिस पेड़ पर ये रहता है उसी पर ये सोता भी आराम करता है दिन भर में, ठीक है। बाघ, टाइगर के बारे में बात करेंगे। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों में जो कंपन होता है, ठीक है, हवा का जो कंपन है, जो मूंछों से टकराती है हवा, उसके कंपन से शिकार का पता लगाता है। अंधेरे में इनको जो है रास्ता ढूंढने में इसी से मदद मिलती है, मूंछों से इसकी। बाघ जो है ये भी मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। बाघ का अगर कहीं गुर्रा रहा है तो लगभग 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ को आसानी से सुना जा सकता है और बाघ अंधेरे में हमसे ज़्यादा बेहतर देख पाते हैं, 6 गुना बेहतर देख। रेशम के कीट की बात करें तो रेशम का जो कीट है ये अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। स्लोथ के बारे में हम बात कर रहे थे, स्लोथ इस तरह का दिखता है, भालू के जैसा दिखने वाला है, ये पेड़ों पर ही लटका रहता है। केंचुए की बात करते हैं। केंचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम करते रहते हैं और ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती रहती है। तो केंचुए क्या करते हैं, मृत पत्तियों और पौधों को एक तरीके से खाते हैं और इनके मल से ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। डेड एनिमल्स डेड प्लांट्स जो होती हैं, पत्तियां सड़ जाती हैं जो पड़ी रहती हैं ज़मीन के अंदर, केंचुए को ही किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट किसको बोलते हैं? केंचुए पालन को या वर्मी कल्चर। बात करते हैं चींटियों की। तो चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का जो काम है वो बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, जबकि सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक जाती हैं और जैसे चींटियाँ ज़मीन पर चलती हैं, चलते वक्त ये कुछ गंध छोड़ती जाती हैं, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। और चींटियाँ, अगर हम बात करें, खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती रहती हैं। आपने देखा होगा छोटी छोटी अगर चीनी के दाने या कुछ और छोटे छोटे दाने आप डालें तो चींटियाँ उनको लेकर अपने बिल की तरफ जाती रहती हैं। तो सामाजिक कीट वे कीट हैं जो एक ही प्रजाति के, एक ही समुदाय के एक साथ जो रहते हैं, कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं, सामाजिक कीट कहलाते हैं। जैसे दीमक को आपने देखा होगा, दीमक भी इसी तरह से एक बहुत सारे ग्रुप में ही रहती हैं। ततैया हैं, मधुमक्खी हैं, चींटियाँ हैं, ये सब सामाजिक कीट कहे जाते हैं। जैसे हम लोग समाज में इकट्ठा होकर एक साथ के रहते हैं, वैसे ही ये रहते हैं। आगे बात करेंगे मच्छर, मॉस्किटो की। मच्छर जो है हमारे शरीर की गंध पाकर जो है हमारे पास आ जाते हैं। पैरों के आसपास जो तलवों की जो गंध है या उसकी गर्मी से ही जो है, हमारे शरीर की गर्मी से वो हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर अंडे जो है अपने वो जल में देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी मच्छरों के द्वारा ही फैलती हैं। पूछता है मच्छरों के द्वारा कौन कौन सी बीमारी फैलती हैं? डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये सब। तो मक्खी से जो है डायरिया या हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। मक्खियाँ जो है वाहक होती हैं, अपने साथ जो है कीटाणु वगैरह ये लेकर के आती हैं। जब ये खाने पर बैठती हैं तो उस खाने को दूषित कर देती हैं। कीटाणु या बैक्टीरिया वगैरह वो वहाँ पर रह जाते हैं, ठीक है, जिसे खाकर हम बीमार पड़ सकते हैं। अब जो हम मच्छरों की बात कर रहे थे, उसके कुछ उपाय भी होते हैं। जैसे ये मच्छर क्या होते हैं, ये पानी में अंडा देते हैं,
तो रुके हुए पानी को एक जगह पर या तो इकट्ठा नहीं होने दें, और पानी में जो है मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को अगर हमें रोकना है पानी में, हमने भी जैसे डिस्कस किया कि पानी में जो है मच्छर अंडे देता है, तो इस रुके हुए पानी में अगर हम देखें टायरों वगैरह में, कहीं डिब्बे वगैरह में आपने देखा हो छतों में आसपास कहीं पर पानी जमा होता है नालियों में, तो वहाँ ही अंडे देते हैं आसानी से। तो यहाँ पर क्या होगा, इनको अगर देखो, अगर जब कभी भी प्रजनन रोकना हो मच्छर का, तो हम उस पानी में तेल डाल देते हैं, मिट्टी का तेल भी डालेंगे, कोई भी तेल डालेंगे, तो इससे पानी का पृष्ठ तनाव जो है एक तरीके से कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा जो बनता है वो मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव भी किया जाता है। अगर आसपास पानी जमा नहीं रहेगा तो मच्छर अंडे नहीं दे पाएंगे। जैसे पानी के बर्तन, टंकी, कूलर आदि में भी जो है मच्छर ये अंडे देते हैं, इनको साफ़ रखना चाहिए। और ये मच्छरदानी का प्रयोग है, ठीक है। तो पानी में अगर आप मछलियों को डाल देते हैं तो भी मछलियाँ जो हैं मच्छरों के अंडों को, लार्वा को, इनको खा जाती। तो ये हो गया हमारा जंतु वाला, एनिमल वाला टॉपिक। और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ जो आप पढ़ रहे हो ये हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी इसको ले सकते हैं 9717887881 पर।